फ्रिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। अगर मोशन नहीं है तो इट अपोजेस टेंडेंसी ऑफ मोशन। इसका मीनिंग क्या हुआ है यहां समझिए। दिस ब्लॉक इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v और सरफेस रफ है, तो फ्रिक्शन इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन। इस सरफेस के रेस्पेक्ट में दिस ब्लॉक इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, सो फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सपोज दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, इस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड इट इज नॉट मूविंग। यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं है, इट इज एट रेस्ट, रेस्ट में है ये ब्लॉक। अगर ये स्मूथ रहता तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होती, अभी भी इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो टेंडेंसी को अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट अप द प्लेन, इस तरीके का होता है। Suppose a man is running in forward direction. It is running. Man is running in forward direction. तो इनिशियली स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि मैन इज रनिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन विल एक्ट बैकवर्ड। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पैर होता है इसका स्लिपिंग टेंडेंसी पीछे होता है, स्लिपिंग टेंडेंसी बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्लिपिंग टेंडेंसी बैकवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से स्लिप करने की टेंडेंसी बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए फ्रिक्शन अपवर्ड फॉरवर्ड। स्लिपिंग टेंडेंसी इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, therefore फ्रिक्शन इज फॉरवर्ड। तीनों एग्जांपल समझिए। यहाँ मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, ब्लॉक को स्लाइड करने का टेंडेंसी डाउन द प्लेन होता है, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन को फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, तो ये सरफेस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे है, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। यहाँ पे मैन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रहा है, फ्रिक्शन भी उधर ही लगता है। रीजन, पैरों के फिसलने का टेंडेंसी पीछे होता है, जब भी आप गिरते हैं आपका पैर पीछे फिसलता है, उस टेंडेंसी को फ्रिक्शन अपोज करता है। सो ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, और अगर मोशन नहीं है तो रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ जो मोशन रहता है, जिसका ब्लॉक या बॉडी को मूव करने की टेंडेंसी होती है, इट अपोजेस टेंडेंसी ऑफ मोशन। एक एक्सपेरिमेंट का हेल्प लेंगे यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस के लिए, जिससे आपको समझ आएगा कि फ्रिक्शन काम कैसे करता है, फ्रिक्शन का बिहेवियर कैसे होता है, कैसा होता है। ऑब्जर्वेशंस फॉर फ्रिक्शन। ये एक्सपेरिमेंट से यू कैन सी कि फ्रिक्शन का बिहेवियर कैसा होता है। ये एक टेबल का सरफेस है जिसपे कि जो कि रफ है, यहाँ पे मास रखा है कैपिटल एम, यहाँ पुली से इसको जोड़ दिया, और यहाँ पे एक पैन रखा हुआ है, इसमें मास रखा है, बटखरा रखा है स्मॉल एम। दिस इज मासलेस पैन, मासलेस पैन है। इसके अंदर आप छोटा छोटा मास या बटखरा रख सकते हैं, अलग अलग मास। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फोर्सेस के बारे में। यहाँ पे टेंशन लगेगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा, और ये मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे कुछ कॉलम बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ आए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू, यहाँ पे कैपिटल एम की वैल्यू, और कैपिटल एम इज फिक्स्ड, उसकी जरूरत नहीं है, कैपिटल एम इज फिक्स्ड। और यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, और यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल। इतने चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैपिटल एम इज फिक्स्ड, दैट इज 5 kg यहाँ पर।
तो मान लिया जाए आप सभी लोगों को मालूम है कि ये 5 किलो का है अगर, और यहाँ पे भी मास रखा हुआ है। देखिए पहले 1 2 3, मान लिया जाए कि m का वैल्यू रखा गया 0. पहले m का वैल्यू 0 ही रहने देते हैं, कोई मास नहीं, 0। इस पेन के अंदर हमने 0 मास रखा, कोई मास ही नहीं रखा, तो टेंशन नहीं होगा, टेंशन 0 हो जाएगा। ये टेंशन 0, टेंशन 0, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत ही नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, बॉडी मूव भी नहीं करेगा, एक्सेलरेशन भी 0 इस बॉडी का। सेकेंड केस, मान लीजिए इसको रखा गया 400 ग्राम, 400 ग्राम स्मॉल m का वैल्यू, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 ग्राम में ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, 400 ग्राम रखने पे ये ब्लॉक रेस्ट में, यानी एक्सेलरेशन 0, यानी इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि टेंशन का वैल्यू mg के बराबर, m इंटू जी के बराबर। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो इस टेंशन और इस फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होगा? दोनों इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो टेंशन जितना लगेगा सिर्फ उतना फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू टेंशन के बराबर। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0 मास, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, यानी फ्रिक्शन 0 भी हो सकता है। मास का वैल्यू 400 ग्राम रखा, फिर भी देखा कोई हलचल नहीं हुआ, यानी पूरा सिस्टम रुका हुआ है, यानी एक्सेलरेशन 0। टेंशन की वैल्यू वेट के बराबर, mg के बराबर। ये टेंशन और ये फ्रिक्शन इक्वल है, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा, तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अब मास को कर दिया गया 800 ग्राम, फिर भी मोशन नहीं हुआ, यानी एक्सेलरेशन 0। यानी एक्सेलरेशन 0। अभी भी टेंशन का वैल्यू mg के बराबर, अभी भी टेंशन का वैल्यू, फ्रिक्शन का वैल्यू टेंशन के बराबर। टेंशन बढ़ चुका है, पहले mg था 400 ग्राम इंटू जी, अब है 800 ग्राम इंटू, टेंशन बदल चुका है। फोर्थ केस, मास ले लिया 1 kg, अभी भी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, एक्सेलरेशन 0। 0। टेंशन की वैल्यू 1 इंटू जी के बराबर, तो फ्रिक्शन भी 1 इंटू जी के बराबर, यानी 10 न्यूटन। अभी भी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, और जैसे ही इसका वैल्यू ज्यादा कर दिया गया, मान लीजिए 6 kg कर दिया 5वीं बार में, तो अचानक से मोशन चालू हो गया। तो टेंशन का वैल्यू अब तो, अब ये मोशन हो गया स्टार्ट, यस ये सर। एक्सेलरेशन, तो टेंशन का वैल्यू जी चेंज होकर हो गया जी टी डैश, जो कि लॉज ऑफ मोशन से कैलकुलेट हो गया। फ्रिक्शन का वैल्यू अब टेंशन के बराबर नहीं रहेगा, नहीं क्योंकि होगा। यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा? अब टेंशन हो गया टी डैश, तो टी डैश माइनस एफ इक्वल्स एम ए। एम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी देखिए, टी डैश एम माइनस एम ए के बराबर। तो फ्रिक्शन का वैल्यू अब एफ डैश लिख लेते हैं, चलिए एफ डैश के बराबर, और एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, बॉडी मूव करने लग गया। इसमें इंफॉर्मेशन क्या है वो समझिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, एक्सेलरेशन 0 0 ही आ रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद बॉडी मूव करना चालू करता है। शुरू से हमने मास बढ़ाते गए हम लोग, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा था, एक्सेलरेशन 0 आ रहा था, फ्रिक्शन फोर्स चेंज होते जा रहा था। देखिए पहले mg कितना है, 0.4 जी, दिस इज 0.4 जी। ये कितना है 800 ग्राम, तो 0.8 जी। देखिए फ्रिक्शन 0 था, 0.4 जी हुआ, 0.8 जी हुआ, 1 जी हुआ, और बाद में एफ डैश हो गया, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेके इंक्रीज करता गया है। इसीलिए फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसकी वैल्यू घट बढ़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। फ्रिक्शन एक सेंसिबल फोर्स है, इंटेलिजेंट फोर्स इसको बोलते हैं। फ्रिक्शन इज एन इंटेलिजेंट फोर्स, इसकी वैल्यू घट बढ़ सकती है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही लगाएगा। ऐसा नहीं कि सारा फ्रिक्शन एक बार में ही लगा दे। पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट, इसमें फर्स्ट लॉ क्या है? फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग एक्चुअली। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होता है, घटता बढ़ता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेल्फ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, और इसकी वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपने उस एक्सपेरिमेंट में देखा था, 0 भी हो सकता है। 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक इसकी वैल्यू जाती है। इसकी वैल्यू, उस फोर्स को, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को मैं लिख रहा हूँ एफ मैक्स। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेके एक मैक्सिमम इसका लिमिट होता है। इस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2-3 नया वर्ड आ रहा है आपके लिए। फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसका वैल्यू 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू इसका होता है, जिसके ऊपर हर सरफेस का एक नेचर होता है बॉन्ड बनाने का, तो उसका एक लिमिट होता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो ये मैक्सिमम एक लिमिट होती है, वहीं तक ये वैल्यू बढ़ के सेल्फ एडजस्टिंग है। 0 से बढ़ते बढ़ते एक लिमिट होगा, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स। जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स होता है बिटवीन टू सरफेस, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है, उसी का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बोले या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोले, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। तो इसका मतलब है, नाउ ऑनवर्ड्स आपको क्या समझना है? इसका मतलब है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज सेम एज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। बोथ आर इक्वल, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सेकेंड लॉ क्या है? ये तो फर्स्ट हुआ। सेकेंड पॉइंट स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड लॉ जो है, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि एफ मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी। और नॉर्मल रिएक्शन आप जानते हैं घट बढ़ सकता है। जैसे लिफ्ट के अंदर रख दीजिए तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज भी हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा तो फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ लीजिए, सपोज ये बॉडी है, इसका वेट है mg। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी mg। इस ब्लॉक के ऊपर और कोई दूसरा ब्लॉक रख दें तो ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो और बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शनल, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इस नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स, जितना कम नॉर्मल रिएक्शन उतना ही कम फ्रिक्शनल फोर्स। तो दिस इज ओनली फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए नहीं है, ओनली फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब 0 से लेके यहाँ तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। कोई एक सरफेस से स्टैटिक फ्रिक्शन 0 और इस मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है, जो हम लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हाईएस्ट वैल्यू है और नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू μs इंटू n। इसी को लिखते हैं हम लोग FL इक्वल्स μs इंटू n। FL मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये μs क्या कहलाता है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी है, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो 0 और इसके बीच में होता है। ये एफ मैक्स लिखें या एफ एल लिखें एक ही बात है। एफ मैक्स लिखिए या इसी को शॉर्ट में एफ एल लिखिए। एफ एल का मतलब हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो नॉर्मली फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, या यूं कह लें 0 और म्यू एस एन के बीच में। जरा समझिए, इसका मतलब सब एक ही है। आपको जो ये लॉ बताया गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। और स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। एफ का वैल्यू 0 और लिमिटिंग के बीच होता है, 0 और लिमिटिंग वैल्यू के बीच में। इसलिए ऐसा लिखें या ऐसा लिखें एक ही बात है, एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, यानी म्यू एस एन मैक्सिमम वैल्यू हुआ तो 0 से लेके यहाँ तक। यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है 0 से लेके यहाँ तक। एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग का वैल्यू 0 से लेके वेरी कर रहा था, चेंज होता जा रहा था। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में ही होता है। अब इसके ऊपर नहीं जा सकता फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू कोई भी सर्फेस। तब तक वो रोकेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। पलंग पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसको पुल कर रहे हैं कम फोर्स लगा के, तो नहीं खिंचाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद उसको आप खींच पाते हैं, पुल कर पाते हैं। तो उसके ऊपर आप जितना फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन उस बॉडी का बढ़ता जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन घटे बढ़ेगा नहीं। एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लगा तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट लॉ जो है इसका, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, वो आप लोग को सोचना है। सपोज एक ब्रिक है, आयरन का बना हुआ एक छोटा सा पीस है, ब्रिक ऐसा। इसको वर्टिकल करके रखा है, इसका मास है। इसी को हॉरिजॉन्टल करके अगर रखें सरफेस, सेम दोनों ब्लॉक, दिस इज मेड ऑफ आयरन, दिस इज सेम ब्रिक, सेम डायमेंशन, दोनों सेम डायमेंशन का है, सेम मास है। इसको वर्टिकल रखा और इसको सरफेस पे हॉरिजॉन्टल करके रखा हुआ। Now in this case there are two possibilities. दोनों ब्लॉक सेम है, दोनों के लिए म्यू सेम है, म्यू दोनों के लिए सेम, म्यू एस दोनों के लिए सेम, वेट mg, दोनों का वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल रिएक्शन n। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगा म्यू एस इंटू एन, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू mg। दोनों ही केस में लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है म्यू एस इंटू mg। तो अगर यहां से देखा जाए, इस फॉर्मूले से देखा जाए, तो दोनों ही ब्लॉक को अगर आप मूव कराना चाहते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू एस इंटू mg। कम से कम इतना फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक मूव करने की स्थिति में आएगी और ये ब्लॉक भी मूव करने की स्थिति में आएगी। इससे पता चलता है कि दोनों पे सेम एफर्ट लगाना पड़ेगा, दोनों को मूव कराने के लिए सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन बाकी लोग जो सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो ये वर्टिकल रखा गया है ये ब्लॉक, इट इज समथिंग लाइक दिस डस्टर। जैसे मैं इस डस्टर को अपने हाथ पे ऐसे रखता हूँ तो बहुत कम एरिया कांटेक्ट में आया हाथ पे, और ऐसे रख देता हूँ तो बहुत ज्यादा एरिया हाथ के कांटेक्ट में आ गया। मगर इसको ऐसे शिफ्ट कराना है और ऐसे शिफ्ट कराना है तो यहाँ से आ रहा है कि दोनों में सेम फोर्स, मगर इसमें कांटेक्ट पॉइंट्स या नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बनेंगे दोनों सरफेस के बीच में ज्यादा बन रहे हैं, यहाँ पे कम बन रहे हैं। तो उसके हिसाब से सोचे तो यहाँ ज्यादा बॉन्डिंग है, ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ से चले तो दोनों में सेम आ रहा है ना। दोनों में करेक्ट कौन है और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो हम लोग को समझना। इन ऑर्डर टू मूव each of the two blocks, same force is required. As
friction force does not depend on macroscopic area of contact, rather it depends on microscopic area of contact, that is number of bonds, that is number of bonds per unit area। ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है क्या और यहां लिखा हुआ है। मैक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना ज्यादा कांटेक्ट बना, ये डिपेंड करता है माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट। मैक्रो मतलब होता है ज्यादा बड़ा, माइक्रो मतलब माइन्यूटली यू हैव टू सी कि पर यूनिट एरिया में कितना बॉन्ड बना। इस सरफेस और इस बॉडी के बीच में पर यूनिट एरिया में जो बॉन्ड बनेगा और यहाँ जो बनेगा, दोनों का नेचर सेम है, दोनों में इक्वल होगा। यू हैव टू सी नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर वो सेम है तो सेम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। कंसीडर टू हाईली स्मूथ बॉडीज मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ये भी आयरन का बना हुआ है और ये भी आयरन का है। ये आयरन का सरफेस है और ये भी आयरन का बना हुआ है, हाईली स्मूथ, पॉलिश है दोनों, और एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया गया। तो यहाँ जो हम लोग को दिख रहा है कि एकदम स्मूथ सरफेस, इसको मैग्नीफाई करके देखा जाए, मैग्नीफाइड व्यू, जिसको कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका लिया जाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो कैसा दिखेगा दोनों सरफेस? ऐसा दिखता है ऊंचा नीचा, ऐसा ऊंचा नीचा दिखेगा दोनों सरफेस। ये ऊपर वाला सरफेस ऊपर वाले बॉडी का, और नीचे वाले बॉडी का भी ऐसा ही दिखेगा, ऊपर नीचे, और जहां तहां ये कांटेक्ट में आएगा। तो ऊपर ब्लू लाइन दिखा रहा है नीचे वाले बॉडी का सरफेस, और ब्लॉक का सरफेस ऊपर ब्लैक वाला दिखा रहा है। ये जहां जहां कांटेक्ट बन रहा है, वही बॉन्ड है, इन्हीं जगहों पे बॉन्डिंग बनेगी, इन्हीं जगहों पे बॉन्डिंग बनेगी ये, और ये अपने आप ही कांटेक्ट में आके, कांटेक्ट की वजह से ये बॉन्ड बन जाता है। दीज आर द बॉन्ड्स, ये सब जो दिख रहा है। एंड ड्यू टू दैट, वेल्डिंग में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हीट करके एक थर्ड मटेरियल को उसमें मिलाया जाता है वेल्डिंग में। ये अपने आप ही हो जाता है रूम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे, इसलिए इन बॉन्ड्स को हम लोग कोल्ड वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। कोल्ड वेल्डिंग, अपने आप ही दो ऑब्जेक्ट के बीच में बॉन्ड बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब नापा जाता है तो इसकी जो गहराई है और इसकी जो चौड़ाई है, ये सब एंगस्ट्रॉम में आता है। ये जो डेप्थ है इसका, ये सब आएगा एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम, 1 से 5 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं हम लोग। इन सब का रेंज रहता है 1 to 5 एंगस्ट्रॉम, 1 to 5 एंगस्ट्रॉम। ये ऊंचे नीचे गड्ढे दिखते हैं, जिसका डेप्थ 1 से 5 एंगस्ट्रॉम के बीच में, और विड्थ जो है 1 से 5 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो जब आप ऊपर वाले ब्लॉक को खींचेंगे तो जब तक ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, नहीं खिंचाएगा। फ्रिक्शन के पीछे यही फोर्स है, यही बॉन्ड है जो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। तो दो सरफेस के बीच में, यहाँ चेक करें, यहाँ चेक करें, कहीं भी चेक करें, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यूनिट एरिया में हर जगह सेम है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल इन यूनिट एरिया, किसी भी हिस्से में हम लोग चेक करें, दोनों जो कांटेक्ट है दोनों का, उसमें हम लोग कहीं के भी एरिया को चेक करें तो सेम आएगा रिजल्ट। दिस इज द रीजन इट डिपेंड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट। यूनिट एरिया में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बना। फर्स्ट लॉ इज सिमिलर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन।
kinetic friction is also directly proportional to normal reaction acting on the body. So kinetic friction is equal to mu k into n. Mu k is proportionality constant. It is called as coefficient of kinetic friction. नॉर्मली म्यू एस या म्यू के की वैल्यू 1 से छोटी होती है सबकी वैल्यू। तो और एक और खास बात क्या है कि म्यू एस का वैल्यू हमेशा म्यू के से बड़ा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दो सरफेस के बीच में जब तक मोशन रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। व्हेन पहला पॉइंट नंबर 1 when there is no relative motion between two surfaces in contact, at that time static friction acts. Between them. As soon as relative motion starts, kinetic friction comes into picture. जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन काम करना चालू कर देता है, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म। काइनेटिक फ्रिक्शन does not depend on magnitude of the magnitude of relative motion. मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ तो दोनों के बीच का स्पीड का डिफरेंस 10 मीटर पर सेकंड का है कि 50 मीटर पर सेकंड का है, इससे कुछ लेना देना नहीं, ये कांस्टेंट हो जाता है। वंस काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हुआ कांस्टेंट हो जाता है। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लगना अगर चालू हो गया है इट विल नॉट चेंज, इट बिकम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू म्यू के इनटू एन लगातार लगती रहेगी। जब तक आप नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं करेंगे तब तक ये चेंज नहीं होगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा। एक्सीलरेशन ये सब नहीं सेकंड लॉ कुछ नहीं, दोनों के बीच में क्या मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का डिफरेंस है, बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है, उस एक्सेलरेशन बढ़ाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड जो उसका लास्ट लॉ था, it also depends only on microscopic area of contact. यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर यूनिट एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कम इसलिए होता है कि जब बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन आ गया तो बॉन्ड बनने और टूटने का ज्यादा समय नहीं मिलता है। बॉन्ड बन भी रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है